chapter problems on trains। ये चैप्टर ओनली 3 पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। अगर आप इस चैप्टर का 3 पॉइंट्स जानते हैं तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं या इस चैप्टर में बहुत अच्छी पकड़ होगी। और 3 पॉइंट्स क्या होता है इस पर मैं डिस्कशन करूंगा। जैसे अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करूं, अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया है, जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं यहां पर लेता हूं कि अगर स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर दिया है और अगर इसे मीटर पर सेकंड में बदलना चाहते हैं तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट पॉइंट के लिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है कि अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर दिया है मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 18 को 2 यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड। ये मैंने पहला पॉइंट्स बताया और मैंने ये बताया है कि जब भी इस चैप्टर को बनाएंगे 3 पॉइंट्स पर ये चैप्टर डिपेंड करता है। अगर 3 पॉइंट्स पर पकड़ है तो आप बहुत अच्छी तरीके से चैप्टर को बना सकते हैं। जैसे मैंने इसमें पहला पॉइंट लिखा है कि अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया है, अगर इसे मीटर पर सेकंड में बनाना चाहते हैं, मीटर पर सेकंड में बदलना चाहते हैं तो 5/18 से यहाँ पर क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। इसी तरह से एक ये और भी मैं लेता हूँ यहाँ पर, जैसे ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, लेकिन अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना चाहते हैं, जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लेता हूँ 25 मीटर पर सेकंड, इसे अगर किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना चाहते हैं तो जस्ट अपोजिट 18/5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करें। क्लियर है सभी लोग यहाँ पर, है ना? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास 90 किलोमीटर पर आवर। ये पहला पॉइंट्स होता है। तो मैंने बताया है कि ये चैप्टर 3 पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। पहला पॉइंट्स मैंने यहाँ पर डिस्कशन किया है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट अगले पॉइंट पर आते हैं। ये सेकंड नंबर पॉइंट्स का होता है। आपको मैं बता दूं, एक तो किलोमीटर पर आवर की बात करेगा, दूसरा स्पीड अपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन की बात करेगा, तीसरा लेंथ की बात करेगा। तो मैंने पहला डिस्कशन यहां पर किया है किलोमीटर पर आवर स्पीड का। अब दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन, स्पीड एंड सेम डायरेक्शन, स्पीड माइनस। मान लीजिए एक ट्रेन इस डायरेक्शन से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, एक ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आती है, उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, तो दोनों की स्पीड को ऐड करते हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो स्पीड को ऐड करते हैं, यानी एक ट्रेन इस डायरेक्शन से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आती है, उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, तो दोनों की स्पीड को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो दोनों की स्पीड को ऐड करेंगे। 50 और 30 को अगर मैं ऐड करता हूं, टोटल स्पीड कितना हो जाएगा हमारे पास 80 किलोमीटर पर आवर। अगर सेम डायरेक्शन में जाती है, जैसे मैंने इस पॉइंट के बारे में बताया, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड को ऐड करेंगे, टोटल हमारे पास स्पीड कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। अगर सेम डायरेक्शन की अगर बात करता है, जैसे एक ट्रेन इस डायरेक्शन में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इसी डायरेक्शन में एक ट्रेन 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रवाना होती है। इन दोनों ट्रेन का डायरेक्शन क्या है, सेम है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों के स्पीड को क्या करेंगे, लेस करेंगे। अगर इन दोनों के स्पीड को लेस करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाता है 20 किलोमीटर पर आवर। इसी को रिलेटिव स्पीड के नाम से भी जाना है। बस आप इस चैप्टर को बनाएं तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, अगर अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड है तो ऐड करेंगे, सेम डायरेक्शन में स्पीड है तो लेस करेंगे। रिलेटिव स्पीड याद है या नहीं याद है डजंट मैटर, तो मैटर नहीं करता। बस स्पीड में इस बात का ध्यान रखें, अपोजिट ऐड, सेम डायरेक्शन माइनस। तीसरा पॉइंट, अगर दूसरे पॉइंट की मैं बात करूं, लेंथ, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। लेंथ ऑलवेज है, पर इसमें कई कंडीशन सामने आए। जैसे मैंने लिखा है लेंथ ऑलवेज है, पर इसमें कई कंडीशन है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक ट्रेन इस डायरेक्शन से 300 मीटर लॉन्ग, एक ट्रेन इस डायरेक्शन से 400 मीटर लॉन्ग ट्रेन, 400 मीटर लॉन्ग ट्रेन, चाहे किसी
किसी भी डायरेक्शन में हो, लेंथ मैंने यहां लिखा है लेंथ ऑलवेज ऐड होता है। अगर एक ट्रेन इस डायरेक्शन से 300 मीटर लंबी ट्रेन यहां से रवाना होती है, एक इस डायरेक्शन से 400 मीटर लंबी ट्रेन रवाना होती है, दोनों की लंबाई को ऑलवेज क्या करेंगे ऐड। इसका मतलब टोटल लेंथ कितना हो जाएगा हमारे पास 700। डायरेक्शन का मामला केवल स्पीड के साथ होता है, डायरेक्शन का मामला कभी लेंथ के साथ नहीं होता। चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो भी दोनों ट्रेन की लंबाई ऐड होगी, अगर सेम डायरेक्शन में है तो भी ट्रेन की लंबाई ऐड होगी। जैसे एक एग्जांपल के लिए और भी मैं लेता हूं, अगर मान लीजिए एक ट्रेन 500 मीटर लंबी है, इसी डायरेक्शन में एक ट्रेन 400 मीटर लंबी जाती है, 400 मीटर और 500 मीटर, दो लंबी ट्रेन है, तो दोनों की लंबाई अगर सेम डायरेक्शन में है तो भी दोनों की लंबाई को ऐड करते हैं, टोटल लेंथ हमारे पास कितना हो जाएगा 900 मीटर। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, डायरेक्शन का मामला केवल स्पीड के साथ होगा, डायरेक्शन का मामला कभी लेंथ के साथ नहीं होगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो भी लेंथ ऐड, सेम डायरेक्शन है तो भी लेंथ को क्या करते हैं ऐड। और भी कई कंडीशन है, जैसे एक एग्जांपल के लिए और भी मैं बताऊं, अगर एक 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, एक इलेक्ट्रिक पोल को पार करती है या किसी मैन को पार करती है या किसी माइलस्टोन को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई के साथ कभी इलेक्ट्रिक पोल की लंबाई को ऐड नहीं करते, जीरो मानते, या किसी मैन को पार करती है, ट्रेन की लंबाई के साथ कभी मैन की लंबाई को ऐड नहीं करते, या किसी माइलस्टोन यानी पत्थर को पार करती है, ट्रेन की लंबाई के साथ कभी पत्थर की लंबाई को ऐड नहीं करते। तो ये मैंने 3 पॉइंट बताया है कि ट्रेन अगर इलेक्ट्रिक पोल या कभी इलेक्ट्रिक पोल वर्ड्स नहीं होते, वहां पर क्या लिखा होता है, किसी पोस्ट को पार करती है, चाहे इलेक्ट्रिक पोल की बात करता हो चाहे पोस्ट की बात करता हो, ट्रेन की लंबाई के साथ कभी इलेक्ट्रिक पोल की लंबाई को ऐड नहीं करते, या आदमी को पार करने की बात करता हो तो ट्रेन की लंबाई के साथ आदमी की लंबाई को ऐड नहीं करते, या पत्थर को पार करता हो तो ट्रेन की लंबाई के साथ पत्थर की लंबाई को ऐड नहीं करते। तो एक तो मैंने बताया कि अगर दोनों ट्रेन चाहे अपोजिट डायरेक्शन में चलती हो या दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चलती हो, लेंथ दोनों ट्रेन की क्या होगी ऐड होगी, दोनों ट्रेन की लंबाई को ऐड करेंगे। एक तो ये, दूसरा मैंने ये कंडीशन बताया लेंथ के साथ कि अगर 500 मीटर लंबी ट्रेन या जितनी भी लंबाई ट्रेन की वहां पर दी हुई है, अगर किसी इलेक्ट्रिक पोल को पार करेगा, किसी आदमी को पार करेगा या किसी पत्थर को पार करेगा, तो ट्रेन की लंबाई के साथ कभी इलेक्ट्रिक पोल की लंबाई, आदमी की लंबाई या पत्थर की लंबाई को ऐड नहीं करते। और भी 3 कंडीशन, ये 3 जगह लेंथ ऐड नहीं होगा। इलेक्ट्रिक पोल की लंबाई को 0 मानते हैं, आदमी की लंबाई को 0 मानते हैं, पत्थर की लंबाई को 0 मानते हैं, ट्रेन की लंबाई के साथ इसकी लंबाई ऐड नहीं होती। 3 जगह लेंथ ऐड नहीं होता, पर 3 जगह लेंथ ऐड होता है। जैसे कहने का मतलब है, अगर 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, अगर 80 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई के साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को ऐड करते हैं, इसका मतलब टोटल लेंथ 500 कितना हो जाएगा हमारे पास 80। तो इसमें 3 कंडीशन आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन 80 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई के साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को ऐड करेंगे, या 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन 80 मीटर लंबे टनल को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई के साथ टनल की लंबाई को ऐड करते हैं, या 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन अगर 80 मीटर ब्रिज को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई के साथ ब्रिज की लंबाई को ऐड करते हैं। तो मैंने यहाँ पर पूरा डिफाइन किया है कि अगर दोनों ट्रेन चाहे सेम डायरेक्शन में हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में हो, लेंथ ऑलवेज ऐड। फिर मैंने 3 कंडीशन बताया है, इलेक्ट्रिक पोल को पार करता है, माइलस्टोन यानी पत्थर को पार करता है, या मैन को पार करता है, ट्रेन की लंबाई के साथ इन तीनों की लंबाई ऐड नहीं होती। फिर मैंने ये डिफाइन किया है कि ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है या किसी ब्रिज को पार करती है या किसी टनल को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई के साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई, ब्रिज की लंबाई और टनल की लंबाई को ऑलवेज ऐड किया जाता है। जैसे एक शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख सकता हूं, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई प्लस टनल की लंबाई, इन तीनों की लंबाई को ट्रेन की लंबाई के साथ ऐड किया जाता है।